तुम बताओ, पेले का अश्रु क्या है? ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी से संबंधित शब्द है। कहाँ से है, किस क्षेत्र से? हाँ, क्षेत्र क्षेत्र पूछ रहे हैं, जमीन का वो टुकड़ा जहाँ से संबंधित है। बताए थे ना, हवाई द्वीप क्षेत्र। हवाई द्वीप में जो भूकंप का देवता है वो माना जाता है पेले साहब को, ठीक है। पेले भूकंप के देवता है। दो टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होता है, पेलेज हेयर और पेलेज टीयर, मतलब पेले का बाल और पेले का अश्रु। दो ही सवाल इससे पूछे जाएंगे। या तो पूछ लेगा कि पहले अश्रु शब्द किससे संबंधित है, ऑप्शन में रहेगा अर्थक्वेक, वोल्केनो, इस तरह का, तो आंसर क्या कर दोगे? वोल्केनो, ज्वालामुखी। या दूसरा सवाल पूछा सकता है कि पहले का अश्रु किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब जगह दे देगा, बोलेगा हवाई द्वीप, लिपारी द्वीप, सिसिली द्वीप, इस तरह का दे देगा। क्या आंसर होगा? हवाई द्वीप, ठीक है। और ज्यादा कुछ इसमें पूछेगा नहीं, ठीक है। पायरोक्लास्ट क्या होता है? पायरोक्लास्ट क्या है? मिट्टी से बनता है। हाँ, ज्वालामुखी के उद्गार के बाद लावा निकल रहा है। इतना आसान तो सिर्फ याद रखना है, ज्वालामुखी फूटा, मैग्मा बाहर निकला, उस मैग्मा को कहे लावा। जब तक मैग्मा, जब पिघला हुआ पदार्थ अंदर था तो मैग्मा कहलाया, बाहर निकला तो लावा। ये लावा पिघल के नीचे उतरेगा तो पहले से जो चट्टाने वगैरह थी वो सबसे क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। जब धरातलीय चट्टानों से लावा मिक्स हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? पैरोक्लास्ट। जैसे हम लोग गारा बनाते हैं ना, सीमेंट का, इसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में गारा ही बोलते हैं ना जी। क्या करते हैं उसमें? उसमें सीमेंट मिलाते हैं, उसमें छर्री मिलाते हैं, बालू मिलाते हैं, और सबको पानी मिलाते हैं। हाँ, पानी अति जरूरी है। सबको जब मिला देते हैं तब हम कहते हैं कंक्रीट बनाए हम, यानी गारा बनाए। क्या खाली सीमेंट को गारा कहे थे? नहीं, वही से गारा की तरह हो गया पायरोक्लास्ट। लावा मिल गया किसे? धरातलीय चट्टानों से, क्या कहेंगे? पायरोक्लास्ट। अच्छा, और बताओ कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, छोटे छोटे दानानुमा चट्टान का निर्माण हुआ, एकदम छोटा छोटा, जो कि गोल गोल दाना दाना ऐसा दिखेगा, उसमें हल्का हल्का छेद छेद भी होगा, इसको क्या कहेंगे? स्कोरिया। ज्वालामुखी से जो राख निकला है, जब वह संपीड़ित हो जाएगा, उससे निर्मित चट्टान को क्या कहेंगे? टफ। क्या कहेंगे? टफ। होता है ये कमजोर, नाम है इसका टफ, ठीक है। ज्वालामुखी ग्लास चट्टान को क्या कहे थे? एक और बचा है, प्यूमिस। क्या कहते हैं? प्यूमिस। बताओ, ओल्ड फेथफुल गेजर कहाँ है? येलो स्टोन पार्क, अमेरिका। बोले ना, यही एक ही सवाल इससे ज्यादातर आता है। बल्ब क्या जलाया फिर दोस्तों, ठीक है। द्वारों की भूमि किसको कही जाती है? अलास्का को। अलास्का को द्वारों का घाटी, ठीक है। क्या येलो स्टोन पार्क में भी द्वारा मिलेगा क्या? हाँ, मतलब 1000 द्वारों की भूमि अलास्का। अलास्का कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। येलो स्टोन पार्क कहाँ है? अमेरिका में। व्हाइट आइलैंड द्वारा कहाँ है? न्यूजीलैंड, गुड। पेंट पॉट फाउंटेन कहाँ मिलता है? येलो स्टोन पार्क। बोले है ना, गीजर, द्वारा और पेंट पॉट, ये तीनों अगर पूछ ले और आंसर में तुमको पूछे कि तीनों कहाँ मौजूद है, तो कहाँ मौजूद है? येलो स्टोन पार्क, अमेरिका। पेंट पॉट फाउंटेन क्या था बताए थे कि निकल रहा है गेजर, उसके बगल में कहीं पे पानी चला गया वो मिट्टी के पास, अंडरग्राउंड में जो मिट्टी है, और वो मिट्टी पिघल गया पूरा, मतलब गीला हो गया, गारा बन गया मिट्टी का, वो क्या बोलते, कीचड़ बन गया, और फिर किसी दरार से वो निकल रहा है, जिसके कारण से हमको वह फाउंटेन के जैसा नजर आता है, मिट्टी का फाउंटेन। लेकिन इसको पेंट पॉट क्यों कहा गया? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रंग का दिखता है, ठीक है। वहां पे जमीन का जो मिट्टी का रंग है अलग अलग, कहीं लाल दिखेगा, कहीं पीला दिखेगा, कहीं ब्राउन दिखेगा। अब लगता है कि पेंट के डब्बे से पेंट निकल रहा है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया? पेंट पॉट फाउंटेन। तो दो ही तीन सवाल इससे पूछे जाएंगे, याद रखोगे। पेंट पॉट फाउंटेन कहाँ है? येलोस्टोन पार्क, अमेरिका में। दूसरा है, क्या ये गेजर के पास मिलेगा क्या? आंसर है हाँ, गेजर के पास मिलेगा। तीसरा, इसमें कौन कौन से रंग की मिट्टी निकल सकते हैं? कौन कौन? लाल, पीला, भूरा, ठीक है। चलो, याद तो तुम लोग को है, नाम पे आए पक्का?
अच्छा, दुनिया में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस क्षेत्र में, किस पेटी में पाया जाएगा? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। कितने पेटी बताए थे? 3। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, यानी अंग्रेजी में इसको क्या बोले थे? सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, दूसरा क्या बताए थे? भूमध्य सागरीय या मध्य मध्य महाद्वीपीय। ठीक है, 2 नाम है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, भूमध्य सागरीय या मध्य महाद्वीपीय। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? मेडिटेरियन बेल्ट या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ठीक है, और तीसरा बताए थे मिड अटलांटिक यानी मध्य अटलांटिक बेल्ट। ये तीनों बताए थे। इसमें सबसे अधिक लगभग 80% ज्वालामुखी कहाँ है? कहाँ है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। लगभग 15% कहाँ है? भूमध्य सागरीय में, और 5% के आसपास मिड अटलांटिक में। इसमें से कौन सा ऐसा पेटी है जिसमें अधिकांश ज्वालामुखी जो अवस्थित है वो पानी के अंदर है? मध्य अटलांटिक। याद है ना ये सब? ठीक है। अच्छा, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा? महादेश में बता दो। क्या नॉर्थ अमेरिका का? सुनो, अच्छा सुनो, पहले सुन लो। नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोले है ना, ये ध्यान दो, ये है नॉर्थ अमेरिका, है ना? ये वाला हिस्सा पश्चिमी हिस्सा और ये वाला हिस्सा पूर्वी हिस्सा। तो नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा आएगा, साउथ अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा, एशिया का पूर्वी हिस्सा। एशिया का जब पश्चिमी हिस्सा देगा तो किसमें चला जाएगा? मिड कॉन्टिनेंटल भूमध्य सागरीय वाला में। बताए थे ना कि ये है एशिया। यहाँ पर जो हिस्सा आएगा इसको पूर्वी हिस्सा कहेंगे, और ये चला जाएगा प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में। तो परिप्रशांत महासागरीय में एशिया का पूर्वी हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। न्यूजीलैंड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, न्यूजीलैंड आएगा। इसी के जस्ट ऊपर में एक देश है टोंगा। टोंगा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा। इंडोनेशिया आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, इंडोनेशिया का पूर्वी हिस्सा पूरा उसी में आएगा। अच्छा, फिलीपींस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जापान आएगा कि नहीं आएगा? चीन आएगा कि नहीं? नहीं। रूस आएगा कि नहीं? आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, चिली आएगा कि नहीं? इक्वाडोर। खाली बस मैप पे ध्यान रखना, हम बॉर्डर पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बताओ, निकारागुआ, कोस्टा रिका आएगा? आएगा। ठीक है, अमेरिका, ये तो ऊपर से देखोगे तो सबसे पहले कनाडा, फिर अमेरिका, फिर मेक्सिको, ये तीनों का हिस्सा कुछ कुछ आएगा ही। यानी मोटा मोटी तुम लोग को याद हो गया है। ठीक है, चलो। अब जो अब्सेंट किया था उसके लिए हम अपनी तरफ से माफी मांगते हैं। ठीक है, कि तुम अब्सेंट किया था, जरूरी काम होगा इसीलिए। ठीक है, हम समझते हैं, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ। बोले है ना कि ये तब होगा जब वो नहीं होगा। ठीक है, वो होगा तब ये नहीं होगा। वो कौन सा है? क्या बताए थे? तमो मासिफ। ठीक है, तमो मासिफ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो अभी वर्तमान में मृत है, तमो मासिफ है। कौन सा है? तमो मासिफ। बताए थे ना, ये मृत ज्वालामुखी है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में पानी के अंदर है, लेकिन साइज इसका काफी बड़ा है। तो पृथ्वी पर अवस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तमो मासिफ, जो वर्तमान में एक्टिव या डोरमेंट नहीं है, ये मृत हो चुका है। लेकिन अगर एक्टिव पूछा जाए सबसे बड़ा तो कौन सा होगा? मोना लोआ। कौन सा होगा? मोना लोआ। ठीक है, हाँ। उत्तरी प्रशांत, हम क्या बोल दिए? उत्तर पश्चिमी प्रशांत। ठीक है, बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, चलो। अब हम लोग आज लास्ट पोर्शन इसमें पढ़ेंगे, और हो सकता है कईयों के लिए ये बिल्कुल नया टॉपिक होगा, इसलिए हम लोग बहुत डीप तो इसमें नहीं पढ़ेंगे, बस नाम जानेंगे क्या क्या होता है। तो पहला टॉपिक दिख रहा होगा, उद्गार पर आधारित ज्वालामुखी के प्रकार। हम बताए हुए थे कि अभी तक जो हम लोग ज्वालामुखी के प्रकार के नाम पर पढ़ते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, यानी सक्रिय, सुसुप्त और शांत, ये जो 3 प्रकार पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में प्रकार नहीं है, ये उसका स्टेज है। कि जो पैदा हुआ है वो जवान होगा, वो मरेगा, यही है वो स्टेज। जो एक्टिव, जो ज्वालामुखी फटा वो एक्टिव रहेगा। उसके बाद जब उसका पावर खत्म होने लगेगा तो बीच में वो सोया हुआ अवस्था में जाएगा, डोरमेंट में, जो कभी भी उद्गार हो सकता है। और जो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया वो मृत हो गया। ये उसका स्टेज है, लेकिन हम लोग प्रकार के रूप में यही पढ़ते हैं। पर और भी तरीके हैं इसको वर्गीकरण करने का,
कि हम इसके किस मटेरियल, मतलब कैसा मटेरियल निकल रहा है उस पर आधारित वर्गीकरण कर सकते हैं, कैसा विस्फोट हो रहा है उस पर आधारित वर्गीकृत कर सकते हैं इसको। यही दो वर्गीकरण तुमको भी पढ़ना है। अच्छा, पहला जो है उद्गार पर आधारित, मतलब उद्गार में जो मटेरियल निकल रहा है वह कितना गाढ़ा निकल रहा है, कितना पतला निकल रहा है, क्योंकि मटेरियल तो सब में मैग्मा ही निकलेगा, ठीक है, और बाहर आने के बाद लावा कहलाएगा, ठीक है। तो निकल तो सब में लावा ही रहा है, पर लावा दो रूप में निकल सकता है, कोई बहुत पतला निकल जाएगा, या कोई बहुत गाढ़ा निकलेगा, या कोई मीडियम में निकलेगा, या कोई बहुत धीरे धीरे शांति से निकलेगा, ठीक है, कोई बहुत तेजी से निकलेगा, यही तो प्रकार है, ठीक है। तो उद्गार पर आधारित हम लोग एक वर्गीकरण करेंगे, और दूसरा करेंगे विस्फोट की तीव्रता पर आधारित, मतलब कितना अधिक विस्फोट हो रहा है। क्या क्लियर है दोनों? ठीक है, चलो सबसे पहले उद्गार पर आधारित, बहुत बेसिक कीवर्ड पे हम लोग फोकस करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना है, ठीक है। पहला है कि जिसमें कोई क्रेटर नहीं बनता, बहुत ध्यान से याद रखना, बस कीवर्ड पे हम लोग फोकस करेंगे। ज्वालामुखी जब बना था, ये है ज्वालामुखी, और इस यहाँ पे एक टीप नुमा, टीप जानते हो ना, टीप देखे हो ना, कीप बोलते हैं ना, कीप कीप कीप, ये बलाकार जो था इसको कीप ना बोलते हैं जी, कीप नहीं सुने हो कभी? तेल वेल डालने के लिए कीपिन होता है, इस आकार, फनल, ठीक है, अंग्रेजी में फनल, ठीक है, हिंदी में कीप, कीपिन बोलते हैं जी, ठीक है। तो ये फनल शेप या कीप शेप, ये जो मुख होता है इसी को क्या कहते हैं? क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। अब अगर कोई ज्वालामुखी ऊपर ज्यादा उठा ही नहीं है, यानी ऐसे करके निकल के बह रहा है, तो इसमें क्रेटर नहीं होगा, ये दरार से भी निकल सकता है, ऑब्वियस है ना। अगर इस तरह का शेप धारण करेगा तब तो क्रेटर बनेगा, लेकिन अगर मान लो ये है जमीन, ठीक है, ये पूरा जमीन, 3D फिगर बना रहे हैं हम, ठीक है, 3D फिगर बनाए ना, ठीक है। अब इस जमीन पर हम एक दरार बना देते हैं, ठीक है, हम एक दरार बना देते हैं, ठीक है, ऐसा करके दरार बना दिए, और इससे लावा निकलने लगा, बाहर निकलकर फैलने लगा, दोनों तरफ फैलने लगा, ठीक है। तो क्या इसमें कहीं पे क्रेटर नजर आ रहा है तुमको? क्रेटर क्या होता था? ज्वालामुखी का मुख, एक वेंट होगा, मेन वेंट, जिससे कि लावा बाहर, मैग्मा बाहर निकलेगा, और यही ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? क्रेटर। क्या इसमें कहीं क्रेटर नजर आ रहा है? तो आंसर है नहीं। यानी ऐसा भी ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है जो एक्चुअल में ज्वालामुखी की तरह लगेगा नहीं, जमीन फट गया और फटे हुए जमीन से क्या निकल रहा है बाहर? लावा। ऐसे जमीन, ऐसे ज्वालामुखी में क्रेटर मौजूद नहीं होगा, बस इसमें एक दरार होगा, दरार वाला ओपनिंग होगा, उसी को कहते हैं फीसर। क्या कहते हैं इसको? फीसर। ये जो दरार बन गया इसका, ठीक है, ये वाला दरार जो जिससे निकल रहा है, इसी को क्या कहते हैं? फीसर। हिंदी में कहते हैं विदर। क्या कहते हैं? विदर। विदर उसी दरार को ही कहते हैं, दरार का ही नाम है, एक दूसरा नाम दरार भी बोल सकते हो, पर जो ऑफिशियली शब्द का इस्तेमाल होता है उस पर फोकस करोगे तो एग्जाम में आंसर कर पाओगे। हम इसको दरारी ज्वालामुखी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पर क्या एग्जाम में कभी देगा दरारी ज्वालामुखी? नहीं, वहां क्या देगा? विदर। हिंदी वर्ड है विदर, ठीक है, हिंदी वर्ड क्या है? विदर। अंग्रेजी वर्ड है फीसर। क्या है? फीसर। तो जो इस दरार को ही फीसर कहते हैं, इस दरार को ही विदर कहते हैं, तो वैसा ज्वालामुखी जो दरार से उद्गार हो रहा है इसको कहेंगे विदर ज्वालामुखी। क्या कहेंगे? विदर ज्वालामुखी या फीसर ज्वालामुखी। अब आ जाओ वापस, वैसा ज्वालामुखी जिसमें कोई क्रेटर नहीं होता है, बल्कि धरातल पर दरार, क्या है कीवर्ड हमारा? दरार। दरार से मैग्मा बाहर आता है, इसको क्या कहेंगे? फीसर वोल्केनो। क्या कहेंगे इसको? फीसर या वीदर, ठीक है, फीसर या वीदर वोल्केनो। क्या कहेंगे? फीसर या वीदर वोल्केनो, ठीक है। क्या ये समझ में आ गया? बहुत आसान है, बस टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है। पृथ्वी पे कहीं दरार हुआ है, उस दरार से क्या निकल रहा है? बाहर मैग्मा निकल रहा है। ऐसे अगर ज्वालामुखी हमको नजर आते हैं इसको क्या कर देंगे? फीसर वोल्केनो या विदर ज्वालामुखी। क्लियर हो गया ये? अब आते हैं दूसरा, कि सबसे सरल प्रकार। अब सबसे सरल क्या ही हो सकता है? अब फीसर वाला तो कहानी खत्म हो गया, ठीक है, यानी दरार वाला कहानी खत्म हो गया, यानी अब हमको ज्वालामुखी का रूप जो देखते हैं वो देखने को मिलेगा, मतलब ये वाला जिसमें क्रेटर होगा, जिसमें यहाँ पे एक मेन वेंट होगा, और इससे क्या बाहर निकलेगा? लावा। क्या बाहर निकलेगा? लावा। अगर इस तरह का हमको ज्वालामुखी दिखा है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि ये ज्वालामुखी एकदम शुरुआती स्टेज का हो, यानी अभी बना ही है, यानी उसमें उद्गार कितना बार हुआ होगा? एक बार। क्या एक ज्वालामुखी में एक से अधिक बार उद्गार हो सकता है? क्या हो सकता है, ठीक है, उद्गार हुआ, रुक गया, फिर उद्गार हुआ, उद्गार मतलब समझ रहे हो ना, बाहर निकलना लावा का। तो एक बार हुआ, रुक गया, फिर दोबारा हुआ, फिर रुक गया, तो कई बार निकल सकता है। जब किसी ऐसे ज्वालामुखी को हम देखते हैं जिसमें एक ही बार संभवतः उद्गार हुआ होगा, और उस उद्गार से एक कोण बना है, क्या बना है? कोण, हिंदी में शंकु, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं? कोण।
ये जो ज्वालामुखी का ये वाला पोर्शन पहाड़ जैसा दिखता है, इसको क्या कहते हैं? शंकु, या अंग्रेजी में कौन। एक बार उद्गार हुआ है, एक ही वेंट है। क्या एक द्वार के अलावा, यानी जो एक छेद है, इसके अलावा भी छेद होता है क्या ज्वालामुखी में? आंसर है हाँ, बताए थे ना। इसको कहेंगे मेन वेंट। क्या कहेंगे इसको? मेन, यानी मुख्य छिद्र। क्या कहेंगे इसको? मुख्य छिद्र। और इसके अलावा मान लो यहां से फट के निकल गया, यहां से फट के निकल गया, यहां से फट के निकल गया, इसको बोलेंगे सेकेंडरी वेंट, यानी द्वितीय छिद्र। बोलते थे ना, बताए थे, ये सब पढ़ाए हुए हैं। ठीक है। अगर कोई अभी अभी पैदा ही हुआ है ज्वालामुखी और एक ही बार उद्गार हुआ है, क्या ये सब बन पाएगा? ये सब तो तब बनता है जब प्रेशर अंदर में बढ़ रहा है, एक छेद से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तब ना फाड़ के निकलेगा। तो बेचारा एक ही बार तो इसमें उद्गार हुआ है, तो इसमें कितना वेंट मिलेगा? एक ही मिलेगा, ज्यादा इसमें नहीं मिलेगा। उद्गार भी कितना बार हुआ है? एक ही बार। और ये सबसे सिंपल आकार का पहाड़ मिलेगा, ज्वालामुखी मिलेगा। इसीलिए इसको कहे कि सबसे सरल प्रकार। यहाँ कीवर्ड हमारा क्या हो गया? सबसे सरल। एग्जाम में कई बार जब क्वेश्चन, ये सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब भी आएगा तो बच्चा को समझ में नहीं आता हमको करना क्या है। ये आज का जो टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन आता है, स्पेशली अगर बीएसएससी एग्जाम या एसएससी एग्जाम का कोई तैयारी करते हो, उसके लिए ये काफी जरूरी है। ठीक है। तो सबसे सरल प्रकार का ज्वालामुखी, जिसमें सामान्यतः एक ही उद्गार हुआ हो, जिसमें एकल मुख हो। एकल मुख समझ में आ गया? एक ही क्रेटर होगा। ठीक है। एक शंकु का निर्माण करेगा, मतलब सब चीज पहली पहली बार हुआ है। ऐसे ज्वालामुखी को हम कहेंगे सिंडर कॉन वोल्केनो। क्या कहेंगे? सिंडर कॉन वोल्केनो। क्या कहेंगे? सिंडर कॉन। ठीक है, सिंडर कॉन वोल्केनो। ठीक है, सिंडर कॉन वोल्केनो। हिंदी में भी यही कहेंगे शायद, हिंदी में कुछ और नाम तो होगा नहीं है, नोट्स में कुछ नाम क्या नहीं है, तो यही रखो। और बार बार हम फोकस करते हैं कि जो हिंदी वाला वर्ड नहीं बताते हैं उस पर ज्यादा हिंदी पे फोकस भी मत करना, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि वर्ड काफी नए नए होते हैं ना। इसलिए एक वर्ड जैसे यहाँ पे इसका फिशर का बता दिए, विदर होता है। नहीं भी विदर याद रखोगे, विदर भूल भी सकते हो तुम, लेकिन एक नाम अगर एक ही वर्ड बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा फिशर, और इसके चेंज होने की चांसेस नहीं है। पर विदर हो सकता है चेंज हो जाए, विदर की जगह पे हिंदी वर्ड कुछ और डाल दे, पर अंग्रेजी वाला जो बता रहे हैं वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए अंग्रेजी वाला वर्ड पे थोड़ा फोकस क्या करो। हिंदी में ही लिख देता है फिशर वोल्केनो, अब क्या करोगे? ये लिखा जाता है फिशर वोल्केनो, तब क्या करोगे? इसलिए अंग्रेजी वाला पे ही फोकस करेंगे। अच्छा, दूसरा कौन सा हो गया? सिंडर कॉन वोल्केनो। सिंडर बोले थे जो स्कोरिया है, ठीक है, या जो प्रारंभिक चट्टान जो निकला उसी को सिंडर कर देते हैं। तो उसी सिंडर से जो निर्मित होगा, यानी जो गिर गिर के जमा होकर बना है, एक कौन बना है, उसको क्या कह देंगे? सरल प्रकार का ज्वालामुखी, और नाम है इसका सिंडर कॉन वोल्केनो। यानी अगर पूछा जाए कोई अगर वोल्केनो बना है अभी अभी, तो वह किस प्रकार का वोल्केनो हो सकता है? सिंडर कॉन वोल्केनो। क्या ये बदल सकता है सिंडर कॉन वोल्केनो? आंसर है हाँ। अभी तो पैदा ही हुआ है बेचारा, क्या ये बाद में किसी अन्य प्रकार के वोल्केनो बदल सकता है क्या? तो आंसर है हाँ। एक बार उद्गार हुआ है तो सिंडर है, अगर इसमें दो तीन बार उद्गार हो गया तो क्या ये सिंडर रहेगा? क्या सिंडर कौन रहेगा? नहीं, ये तो फिर बन जाएगा कंपोजिट। क्या बन जाएगा? कंपोजिट। आगे चलेंगे अभी। तो अगर एक ही बार उद्गार हुआ है तो ये सिंडर रहेगा। आगे जैसे ही इसमें फिर से उद्गार होने लगा तो लेयर लेयर बनाने लगेगा, और ये सिंडर कौन नहीं कहलाएगा, ये इसके बाद कहलाने लगेगा कंपोजिट। क्या कहलाने लगेगा? कंपोजिट। और इसी से एग्जाम में सवाल आया है। ठीक है, इस पूरे लिस्ट में इससे सवाल कई बार आया है। स्ट्रेटो वोल्केनो, कहीं ना कहीं ये प्रीवियस के क्वेश्चन में देखा होगा। हिंदी में भी स्ट्रेटो ज्वालामुखी ही कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्ट्रेटो ज्वालामुखी या स्ट्रेटो वोल्केनो। वैसा ज्वालामुखी जिसमें कई बार उद्गार हुए हो। ठीक है, एक बार उद्गार हो गया, बन गया, फिर उद्गार हुआ, फिर बना, फिर उद्गार हुआ, फिर बना। इसमें हमको लेयर बाय लेयर चीजें मिलेगी। क्या मिलेगा? लेयर बाय लेयर। जितना भी वोल्केनो से निकलने वाले अवयव हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी पढ़े हो, लगभग सारे तरह के इसमें अवयव मिलेंगे। जैसे पैरोक्लास्ट बताए थे, ठीक है, सिंडर बताए तुमको, या और भी मान लो उसका राख वगैरह, जो भी चीज निकलता है इसमें सब चीज मौजूद होगा, क्योंकि ये वोल्केनो पुराने होते हैं। क्या होते हैं? पुराने। इसमें उद्गार एक से अधिक बार तो होगा ही होगा, कई बार उद्गार हो चुके हैं। पहली बार उद्गार हुआ, एक लेयर बना दिया, फिर दोबारा उद्गार हुआ तो फिर दूसरा लेयर बना दिया, फिर तिबारा उद्गार हुआ, तीसरा लेयर बना दिया। यानी इसमें चट्टाने जो है वह एक एक परत में, मतलब परत 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 में जमा हुआ होता है। ऐसे वोल्केनो को क्या कहते हैं? कंपोजिट वोल्केनो या स्ट्रेटो वोल्केनो। क्या कहते हैं? कंपोजिट या स्ट्रेटो। तो जिसमें कई उद्गार हुआ हो एवं इसके शंकु का निर्माण कई परतों में हुआ हो। क्या कहेंगे इसको? कंपोजिट या स्ट्रेटो। कंपोजिट या स्ट्रेटो। ठीक है, हिंदी में कंपोजिट को कह दोगे मिश्रित, यही ना होगा जी, कंपोजिट। लेकिन इससे ज्यादा पॉपुलर वर्ड कौन सा है? स्ट्रेटो। ठीक है, स्ट्रेटो वोल्केनो। ठीक है, स्ट्रेटो वोल्केनो। ठीक है, तो याद रखोगे
कंपोजिट या स्ट्रेटो वोल्केनो क्या हुआ, इसमें कई बार उद्गार हुआ होगा और इसके जो कोन है वो कई लेयर्स में बने हुए हैं। तुम्हारे नोट्स में सबका पिक्चर भी डाला हुआ है, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। एकदम सिंपल वोल्केनो जो है वो है सिंडर कोन वोल्केनो। अब इसमें दिख रहा है, लेयर भी दिखाए हुए हैं, दिख रहा है ना सब चीज, इसमें कई लेयर्स में जमा है, ठीक है, इसको कहेंगे कंपोजिट। अब कंपोजिट में कई प्रकार हो सकते हैं, कंपोजिट में जो लेयर बने हैं वो कई प्रकार के बन सकते हैं। बोलोगे कैसे? अगर मान लो बहुत तेजी से निकल रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से निकल रहा है, इसका मतलब हुआ तो दूर तक उसका मैग्मा जाएगा, ठीक है। यानी मैग्मा अगर दूर तक जा रहा है इसका मतलब ये हुआ, यानी मैग्मा बाहर निकलकर लावा दूर तक जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि लावा पतला होगा। क्या होगा? पतला। अगर गाढ़ा चीज को यहाँ पे रख देंगे, क्या यहाँ से बह के वहां चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा। इसी जगह वो थोड़ा दूर बह के क्या होगा? जम जाएगा। ये सभी प्रैक्टिकली किए हुए हो, कभी नहीं किए हो? कोई ऐसा सामान जो जैसे चीनी का घोल बनाते हो, वो गाढ़ा घोल यहाँ पे गिरा देना, इसी जगह सूख जाएगा, थोड़ा सा फैलेगा, सूख जाएगा। लेकिन चीनी पानी में घोलकर चीनी यहाँ पे गिरा दो तो देखो यहाँ बहते 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 वहां चला जाएगा, चला जाएगा। इसी तरह का है लावा। लावा जब बहुत अधिक गाढ़ा होगा तो निकलेगा ऐसे करके, इसी तरह एकदम लोत वैसे जमा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ज्यादा पतला होगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा? बहता चला जाएगा, एकदम ऐसे करके फैलता चला जाएगा। तो अगर अगर नॉर्मल है तो हमको कौन जैसा दिखेगा। अगर अब नॉर्मल हुआ, तीन तरह का क्वालिटी बता दिए, एक बहुत पतला, एक सामान्य और एक बहुत गाढ़ा। बहुत गाढ़ा एकदम धुम्मा जैसा ऐसा करके बन जाएगा, ठीक है, एकदम गोल, ऐसा मुंह पे गोल बना हुआ रहेगा, ठीक है। और अगर बहुत पतला हुआ तो एकदम फैल जाएगा, उठ ही नहीं पाएगा, ऑब्वियस है। यानी शेप अगर देखोगे, बहुत पतला हो गया, यहां से निकल रहा है और ये बह जाएगा, क्या हो जाएगा? बह जाएगा, बह जाएगा, बह जाएगा ना जी, ठीक है, बह जाएगा। यही है, यहां से निकल रहा है बेचारा, एकदम बहते बहते दूर चला जा रहा है। लेकिन अगर बहुत गाढ़ा है, यहां से निकलेगा ढूंढ, यहां से निकलेगा ढूंढ, ढूल ढूल, ऐसे करके यहीं पे बैठा रह जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से कंपोजिट का दो अन्य प्रकार हो जाएगा। कंपोजिट एक सामान्य बना है तब तो उसको कंपोजिट कह ही दिए, लेकिन कंपोजिट के दो अन्य प्रकार भी होगा। इससे भी सवाल कई बार आता है, इसको बोलते हैं सील्ड वोल्केनो। क्या कहते हैं इसको? सील्ड वोल्केनो। सील्ड जानते हो क्या होता है? ये जो मिलता है ये नहीं, सील्ड होता है योद्धा का जो हाथ में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ढाल। ढाल क्या बोलते हैं उसको? ढाल। देखे हो ना, ठीक है, एक हाथ में तलवार और एक, हाँ ऐसे देखो, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल, ठीक है। तो इस ढाल पे जब तलवार लगता है तो देखते हो कि वो मतलब रिटर्न हो जाता है, मतलब बचा लेता है उसको। वो देखोगे ऐसा करके दिखता है, ऐसा रहता है ना, ऐसा, ठीक है। इसी तरह से दूर से देखने पर हमको ये वोल्केनो नजर आएगा, आ रहा है ना, ऐसा सील्ड टाइप से, ठीक है, यानी ढाल के टाइप से, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? सील्ड वोल्केनो। कीवर्ड पे हम लोग फोकस करेंगे। अब तुम लोग ये कहानी कविता तो सुन लिया, कीवर्ड अगर पूछेंगे बताओ सील्ड वोल्केनो का निर्माण कौन करेगा? कौन करेगा? ये करेगा, देखो कौन करेगा? जिसका लावा पतला है, जिसका लावा पतला है वो कौन करेगा? सील्ड वोल्केनो। अब देखो तुम्हारा अगला जो वोल्केनो का टाइप है वो है सील्ड वोल्केनो। कौन सा वोल्केनो है? सील्ड वोल्केनो। देखो बहुत अच्छा, गाढ़े वाला छोड़ दो, जिसका निर्माण ज्यादा तरल लावा से हुआ हो। किससे हुआ हो? ज्यादा तरल। तरल मतलब क्या होता है? पतला, ठीक है, तरल मतलब लिक्विड। जिसका लावा बहुत अधिक लिक्विड लावा से हुआ हो, लावा के प्रवाह से हुआ हो, एवं शंकु का ढलान कोमल हो। हिंदी में कोमल का कोई मतलब नहीं बनता है, अंग्रेजी में जेंटल होता है। क्या होता है? जेंटल। हिंदी में देखोगे तो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। जेंटल स्लोप, दो तरह का स्लोप होता है, हिंदी में भी पढ़ते हैं हम लोग। ये इस जो स्लोप एकदम खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे स्टीप स्लोप। क्या बोलेंगे? स्टीप। स्टीप मतलब एकदम खड़ा ढलान। और जो ढलान एकदम स्मूथ रहेगा ऐसा करके, कोमल ढलान उसको कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं जेंटल स्लोप। क्या कहते हैं? जेंटल स्लोप। ये क्या हो गया? ये वाला ढलान क्या हो गया? स्टीप स्लोप। और ये क्या हो गया? जेंटल स्लोप। यानी स्टीप स्लोप पर तुमको चढ़ना डिफिकल्ट होगा, लेकिन जेंटल स्लोप पर चढ़ना आसान होगा। ये अगर ढलान है तो क्या इस पे आसानी से चढ़ पाओगे? नहीं। लेकिन अगर ये है तो पता भी नहीं चलेगा कि हम चढ़ रहे हैं, लेकिन हल्का खाली लगेगा हाँ चढ़ाव है, ठीक है। यानी ऐसे वाले ढलान को हम कहते हैं जेंटल स्लोप। तो क्या इसमें ढलान हुआ है क्या बहुत अधिक? नहीं। इसका ढलान कैसा है? एकदम जेंटल है। कैसा है? जेंटल है, ठीक है, इसका ढलान एकदम जेंटल होता है। तो दो कीवर्ड हो गया कि ऐसा ज्वालामुखी पर्वत जिसका ढलान जेंटल हो, यानी जो बहुत अधिक ऊंचा नहीं होगा, होगा तो एकदम पूरा फैला हुआ होगा, ठीक है। और ऊपर से देखने में वो कैसा लगेगा? योद्धा के क्या बोला जी? ढाल के तरह देखने में लगेगा। और ये जिस मैग्मा से, जिस लावा से बना होगा वो लावा काफी पतला रहा होगा। ऐसे वोल्केनो को क्या कहेंगे? सील्ड वोल्केनो। क्या कहेंगे? सील्ड वोल्केनो, ठीक है, सील्ड वोल्केनो, ठीक है।
सील्ड वोल्केनो। क्या सील्ड भी समझ में आ गया? तो कीवर्ड हमारा क्या हुआ यहाँ पे? तरल। कीवर्ड क्या हुआ? तरल। जितना पतला होगा लावा उतना ही अधिक जेंटल बनेगा, जितना पतला होगा उतना ही अधिक जेंटल स्लोप बनेगा, उतना ही कोमल यानी उतना ही स्मूथ स्लोप बनेगा। अब बहुत अधिक गाढ़ा अगर लावा है, लावा अगर बहुत अधिक गाढ़ा हो गया है तो क्या बताए क्या होगा? मुंह पे सब निकल के इस जगह जम जाएगा। देखो नीचे वाला शेप, नीचे वाला शेप देखो, लावा डोम वोल्केनो दिख रहा है, देखो निकल के वहीं पे जमा हो रहा है, एकदम ऐसा करके जमा हो गया, ठीक है। इसीलिए ये गुंबदाकार का बन जाता है। कैसा बन जाता है? गुंबदाकार, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लावा डोम वोल्केनो। क्या कहते हैं? लावा डोम। डोम समझते हो ना? हाँ, ठीक है। डोम का हिंदी होता है गुंबद। क्या होता है? गुंबद। तो अगर वोल्केनो बहुत अधिक गाढ़ा लावा निकाल रहा है तो निकाल के इसी जगह जमा कर देगा, फिर मुंह पे बूम से ब्लास्ट होगा, ठीक है, फिर यहाँ वाला बाहर निकलेगा, फिर निकल के इसी जगह गिर जाएगा। सबसे अधिक ब्लास्ट वाला अगर वोल्केनो होगा तो बताओ कौन सा वोल्केनो होगा? अभी आएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये सब चीज समझना है। देखो अगर बेचारा निकल रहा है पतला पतला, निकल के एकदम फैल गया, क्या इसमें बहुत अधिक ब्लास्ट होगा? क्या नहीं होगा। अब गाढ़ा वाला में क्या होता है? निकल के मुंह पे जम जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला उठ उठ ऊपर चल, नहीं जा रहा है तो जमा होता जाएगा, धीरे धीरे प्रेशर बने जा रहा है नीचे, और लास्ट में क्या करेगा? भड़म, ठीक है। तो ऊपर वाला जो जमा है मुंह, वो एकदम पूरा जोर से फटेगा। इसलिए अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि बताओ गाढ़े लावा वाला में ज्यादा ब्लास्ट होगा कि स्मूथ लावा वाला में ज्यादा ब्लास्ट होगा? गाढ़े वाला में। क्यों भैया? क्योंकि मुंह बंद कर देगा, निकलते निकलते गया, थक गया, बस मुंह पे बैठ गया है, तो मुंह पे फटवे करेगा कोई कभी ना कभी। और इसी फटने पर आधारित ये पूरा लिस्ट है, ठीक है, कैसे फटेगा, ठीक है। क्या ये चारों पांचों प्रकार समझ में आ गया? अगर कोई क्रेटर नहीं है, किसी दरार से निकल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? फिशर वोल्केनो। क्या कहेंगे? फिशर वोल्केनो। अगर पहली बार ही उद्गार हुआ है, एकदम सिंपल पहाड़ बना है, तो पहली बार एक कौन का शेप सिर्फ लिया है, उसको क्या कहेंगे? सिंडर कौन वोल्केनो, ठीक है। अगर कोई ऐसा वोल्केनो जिसमें कई बार उद्गार हो चुके हैं, उसको क्या कहेंगे? इसमें परतदार के रूप में उसका जो कोन होगा वो परतदार होगा, इसको क्या कहेंगे? कंपोजिट या स्ट्रेटो वोल्केनो। ज्यादा फोकस हमको किस पर करना है? स्ट्रेटो वोल्केनो पर फोकस करना है, ठीक है। अगर ये कंपोजिट का ही दो टाइप हो गया कि अगर ये बहुत पतला निकल गया, ठीक है, लावा बहुत पतला निकल गया तो फैल जाएगा पूरा, और इस तरह से हमको दूर से देखने पर ये शील्ड जैसा नजर आएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? शील्ड वोल्केनो। और अगर बहुत गाढ़ा निकला है तो गुम्बद नुमा वहीं पे बैठा रह जाएगा, चारों तरफ से दूर से देखेंगे गुम्बद आएगा, इसीलिए इसको डोम, लावा डोम वोल्केनो, ठीक है। क्या क्लियर हो गया पूरा टाइप? बढ़ जाए आगे। चलो अगला है विस्फोट की तीव्रता के आधार पर। अच्छा, इसमें से एक वोल्केनो तुम लोगों को पढ़ाए थे हम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो है, फिर बताओ क्या नाम था उसका? रिपीट करते रहो, जितना रिपीट करोगे उतना याद होगा। तमो मैसिव। यहां से वोल्केनो खत्म करके जाओ तो कम से कम ये वर्ड याद हो जाना चाहिए। क्या नाम था? तमो मैसिव। तमो मैसिव। अगर इसमें से पूछा जाए कि तमो मैसिव किस प्रकार का वोल्केनो है, तो वह एक सील्ड वोल्केनो। शांत तो है ही, लेकिन किस प्रकार का? सील्ड वोल्केनो। आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि तमो मैसिव किस प्रकार का वोल्केनो है? किस प्रकार का? सील्ड वोल्केनो, ठीक है। तो सील्ड वोल्केनो में एक एग्जांपल याद लिख लेना, ठीक है। तमो मैसिव इसी प्रकार का वोल्केनो है, ठीक है। तमो मैसिव इसी प्रकार का वोल्केनो। देखो आगे वाले जब टॉपिक और डिफिकल्ट होते जाएंगे तो सबका हमको एग्जांपल लिखवाना होगा, एग्जांपल याद करवाना होगा। अभी इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा है, वो है स्ट्रेटो वोल्केनो। कहां गया? स्ट्रेटो, ये वाला, ठीक है। दे देगा कि जिसका उद्गार बहुत बार हो चुका है और उसमें इसके कौन परतदार के रूप में मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटो वोल्केनो। लेकिन आने वाले समय में काफी सारे सवाल आ सकते हैं, कुछ एग्जांपल तो इससे भी क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार का वोल्केनो है, ठीक है। क्या यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया? इसमें से एक अभी हम तुमको एग्जांपल लिखवाए, वो है तमो मैसिव, क्योंकि सबसे बड़ा वोल्केनो है दुनिया का, इसलिए याद रखो किस प्रकार का है? शील्ड वोल्केनो। कहां गया? शील्ड, शील्ड वोल्केनो। तमो मैसिव किस प्रकार का? शील्ड वोल्केनो, ठीक है। चलो अब आते हैं विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण, यानी जिसमें जितना विस्फोट होगा। अब पहली बार कोई किसी चीज को देखेगा तभी तो पता चलेगा कैसा है। जैसे इंसान को पी के पहली बार देखा तो उसको पता चला कि इंसान भी दो कान होता है, दो आंख होता है। हम लोग अभी तक एलियन को नहीं देखे हैं, तुम देखा होगा हर कोई एलियन को अपने हिसाब से सोचता है। कोई खाली हड्डी का स्ट्रक्चर बनाएगा, इतना बड़ा आंख दे देगा, ठीक है। कोई पता चलेगा कि हड्डी का बना के ऐसे ऐसे झुला रहा है खाली, ठीक है। तो सबका एलियन का इमेजिनेशन अलग अलग है। कोई देखोगे कीड़ा मकोड़ा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम लोग देखे अभी तक नहीं है।
जब हम पहली बार देखेंगे तब बताएंगे ये इसी तरह का है। अगर देखा होगे एलियन को, पता चला कि वो कुत्ता के जैसा है, तब इंसान के जैसा बनाना छोड़ दोगे, तब बोलोगे एलियन कैसा दिखता है, कुत्ता के जैसा। तो एलियन कहां से आया है, एलियन के कौन होता है, जो हमारे ग्रह का नहीं है उसको हम क्या कह देते हैं, एलियन। एलियन कोई अनोखा चीज नहीं है, जो भी एलियन उसको कहेंगे जो हमारे से संबंधित नहीं है, जो हमारे शरीर में, ये साइंस में ये वर्ड बहुत यूज होता है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो तुम्हारे शरीर के बाहर का हो, उसको भी हम क्या कह देते हैं, एलियन ऑब्जेक्ट। क्या कह देते हैं, एलियन ऑब्जेक्ट। कोई वायरस तुम्हारे पे अटैक करता है तो तुम्हारे शरीर के वायरस क्या हो गया, एलियन। क्या हो गया, एलियन। तो कोई भी ऐसा जो हमसे संबंधित नहीं है उसको एलियन कर देंगे। हमारे पृथ्वी पर जितना है हम मानते हैं सब हमसे संबंधित है, इसीलिए पृथ्वी से बाहर वाले चीजों को क्या कहेंगे, एलियन। तो हम लोग एलियन को सिर्फ इमेजिन कर लिए कि जिसमें जान है ऐसा होगा उसी को एलियन कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी मिलेगा, एक कीड़ा भी मिल गया तो उसको भी एलियन लाइफ कहेंगे, अगर एक पत्थर मिल गया तो उसको एलियन स्टोन भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो जो भी बाहर का ऑब्जेक्ट है उसको हम एलियन कहते हैं। वापस आओ, अब है कि ज्वालामुखी में विस्फोट कितना तेज होगा, ये कैसे अंदाजा लगाया जाए। कोई अंदाजा लगाने का कोई घड़ी है क्या हमारे पास, नहीं है। इसका मतलब हम पहली बार जब ज्वालामुखी को देखे, अच्छा इस तरह का ज्वालामुखी होता है, फिर अगला बार बोले यहाँ फुस 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 कर रहा था, भ्रुम भ्रुम भ्रुम, अरे इस तरह का भी ज्वालामुखी होता है। अब तीसरा ज्वालामुखी धाम धाम, लगा साला इतना आवाज भी हो सकता है। समझ में आना क्या हो रहा है, पहली बार जब देखे, दूसरी बार देखे, तीसरी बार देखे, तब हम ज्वालामुखी का अलग अलग रूप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, और इसी में विस्फोट की तीव्रता भी नजर आ रही है। ठीक है, तब हम क्या कर देंगे, अरे फलानुमा का इस तरह का, मतलब खुश खुश बोलेंगे, हाँ उस तरह जो देखे थे वही वाला ये भी है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। यानी इसमें हम लोग 4-5 वोल्केनो को देखे। अब दुनिया में जहां पे भी उस तरह का वोल्केनो होगा हम बोल देंगे ये उसके टाइप का है। क्या बोल देंगे, उसके टाइप का। जैसे तुम एलियन को देखा, मंगल से कोई आया हुआ था, वो कुत्ता की तरह नजर आता था, हम क्या बोल दिए, कुत्ता वाला एलियन। क्या बोल दिए, कुत्ता वाला एलियन। तो वो समझ लेगा इसका आकृति कैसा होगा, कुत्ता के जैसा। क्या हम जो समझाना चाह रहे थे अभी तक आए नहीं है टॉपिक में, क्या समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें तुमको 4-5 नाम दिखेगा। क्या दिखेगा, नाम। पहला दिख रहा है हवाई तुल्य, क्या दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, स्ट्रोम्बोली तुल्य, तीसरा क्या दिख रहा है, वल्केनियन तुल्य, इसके बाद विसुवियस तुल्य, और इसके बाद पिलियन तुल्य। अब इसमें से 2-3 नाम तो तुम पकड़ लिया होगा कि हवाई द्वीप है, हवाई क्या है, द्वीप है। स्ट्रोम्बोली एक खुद वोल्केनो है कि नहीं है। ठीक है, चलो वोल्केनियन का नाम नहीं सुने, विसुवियस का नाम सुने हो नहीं सुने हो, विसुवियस का नाम सुने हो ना जी, हम खुद पढ़ाए हैं। पिलियन का भी नाम नहीं सुने हो, पर ये तुम समझ लिया कि सर बताए हैं कि जरूर इसी से संबंधित कोई चीज होगा, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। मतलब हवाई तुल्य नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि हवाई द्वीप पे अधिकांश वोल्केनो इसी प्रकार का है जो हम कंडीशन बताएंगे। अगर इस तरह का वोल्केनो हमको कहीं भी मिल गया, हम कहेंगे ये कैसा वोल्केनो है, हवाई तुल्य वोल्केनो। यानी हवाई द्वीप पे जैसा वोल्केनो मिल रहा था वैसा ही वोल्केनो ये भी है। तो क्या उसका वर्गीकरण नहीं हो गया, क्या हम लोग दुनिया के वोल्केनो को इस तरह से विस्फोट के आधार पर बांट दिए। ये ऑर्डर हमेशा याद रखना, एग्जाम में एक बार ऑर्डर सजा ने पूछ लिया है कि विस्फोट की तीव्रता पर आधारित इन चारों को क्रमित करें। यानी सबसे कम विस्फोट होगा हवाई में, उसके बाद इससे थोड़ा विस्फोट होगा स्ट्रोम्बोली वाले में, इससे थोड़ा होगा वल्केनियन में, इससे थोड़ा अधिक होगा विसुवियस में, और सबसे अधिक होगा पिलियन में। दिख रहा है, सबसे खतरनाक एवं विनाशकारी विस्फोट किसमें होगा, पिलियन में। तो पहला सवाल तो यही पूछा सकता है ऑर्डर, कि बता दो इसको सजाकर कि सबसे कम विस्फोट किसमें होगा और सबसे अधिक विस्फोट किसमें होगा। दूसरा एकल नाम से भी पूछा सकता है कि सबसे अधिक विस्फोट किस प्रकार में होता है और सबसे कम विस्फोट किस प्रकार में होता है। क्या ये तीनों चारों वर्ड समझ में आ गया। खाली हम लोग हल्का हल्का जाएंगे, ज्यादातर सवाल जो बनेगा वो ऑर्डर से ही बनेगा। जिसका नाम याद हो गया, ऑर्डर याद हो गया, समझ लो 80% काम वही खत्म हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं हवाई तुल्य पर। अब बताए थे कि सबसे कम विस्फोट वहां होगा जहां का वोल्केनो का जो लावा है वह जितना पतला होगा उतना ही कम विस्फोट होगा। बताए थे नहीं बताए थे। अगर तुमसे पूछा जाए कि हवाई तुल्य वोल्केनो में विस्फोट क्या होता है, तो सबसे कम तीव्रता वाला विस्फोट होता है, बहुत ही स्मूथली निकलता है, इसमें बहुत कम विस्फोट होता है। लावा कैसा होगा, तरल रूप में। अभी तुरंत बताए थे जितना गाढ़ा लावा उतना ही अधिक विस्फोट। क्यों भैया, क्यों अधिक लावा गाढ़ा होगा तो विस्फोट होगा, क्योंकि मुंह बंद कर देगा ना। मुंह जितना दूर तक बंद करेगा अंदर से उतना ही जोर जोर से मुक्का मारना पड़ेगा, पड़ेगा ना जी। तुम्हारा रूम पार्टनर जितना गहरा नींद वाला होगा गेट उतना ही जल्दी टूटेगा। ठीक है, ये हकीकत है कि नहीं है। अब सोया हुआ है, नॉक किया, ए खोलो, घोड़ा बेच के सोया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद ठकठकी बढ़ेगा तुम्हारा, ए खोलना रे, उसके बाद गेट ऐसे से पटकेगा, नहीं हुआ तब गेट में लात मारेगा, वो भी नहीं हुआ तब तोड़ देगा, ठीक है। तो गेट पे उतना ही वजन पड़ेगा जितना तुम्हारा दोस्त कुंभकर्ण के करीब होगा, ठीक है। यानी सबसे आसानी से एक बार खाली चुटकी बजाओगे जग जाएगा, कौन? हवाई द्वीप। ये एकदम स्मूथली निकलेगा, इसमें विस्फोट विस्फोट नहीं होगा। जितना अधिक गहरा नींद में सोया है, मतलब जितना अधिक गाढ़ा है उतना ही ज्यादा दूर तक वो मुंह बंद करेगा और उतना ही अधिक उसमें क्या होगा? विस्फोट होगा। ये तो ऐसा विस्फोट करता है कि मुंह फाड़ देता है, ठीक है। इस विस्फोट में उसका क्रेटर खत्म हो जाता है, नया क्रेटर फिर दोबारा बनता है। मतलब अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ऐसा वोल्केनो टाइप है जिसमें विस्फोट होने पर क्रेटर ही उड़ जाता है, वो कौन है? पेलिया। इतना जोर से ब्लास्ट किया, मुंह का पूरा चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया, वापस वहीं से उद्गार होना शुरू हुआ, फिर जमेगा। सोचो क्या हालत हुआ होगा इस वाले वोल्केनो। चलो आ जाओ। तो सबसे तरल रूप किसमें मिलेगा? हवाई को। अब अगर दूसरा तुमसे सवाल पूछ रहे, और ये सवाल आया हुआ एग्जाम में, जो समझ लेता है बच्चा ना, उसके लिए बहुत चीज आसान हो जाता है, रटना नहीं पड़ता है हर एक चीज। अगर तुमसे पूछ लिया कि हवाई द्वीप पर मिलने वाले अधिकांश वोल्केनो किस प्रकार के वोल्केनो होंगे? कौन सा? सिंडर कॉन वोल्केनो, ठीक है, लावा डोम वोल्केनो, सील्ड वोल्केनो या फिशर वोल्केनो? क्या बोलोगे? सील्ड वोल्केनो। देख लिया, पकड़ लिया ना। यही है, जब पढ़ोगे तो चीजें रिलेट होगी एक दूसरे से, और ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। अब ये कॉल करो जो हम कल चर्चा किए थे, ये जो हवाई द्वीप है वो वोल्केनो से ही बना है, बोले थे ना। इसीलिए ये लोग वोल्केनो के देवता यानी पेले को पूजता है। अब ये ये सील्ड वोल्केनो है तो पूरा आराम से फैला हुआ है, तो अभी बहुत दूर तक ये फैला हुआ है, और काफी सारे ऐसे हैं जहां पे लोग रहते भी हैं। इसीलिए ये किस प्रकार का वोल्केनो का निर्माण करता है? शील्ड वोल्केनो का। तो हवाई द्वीप पर अधिकांश वोल्केनो कैसे हैं? शील्ड वोल्केनो, ठीक है। सबसे कम तीव्रता वाला लावा तरल रूप से बनता है, और क्या बनाता है? शील्ड वोल्केनो बनाता है। अगर पूछा विस्फोट सबसे कम किसमें होगा तो हवाई द्वीप। बस इसमें विस्फोट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद आ गया स्ट्रोम्बोली। क्या हवाई से थोड़ा ज्यादा विस्फोट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हवाई की तुलना में अधिक विस्फोट होगा। और स्ट्रोम्बोली कहाँ है? इटली में। स्ट्रोम्बोली कहाँ है? इटली में। याद करो, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को। इसलिए अगर पूछा जाए कि भूमध्य सागर क्षेत्र में अधिकांश वोल्केनो किस प्रकार के हैं? स्ट्रोम्बोली प्रकार। सारे नहीं, अधिकांश, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस प्रकार के वोल्केनो ज्यादा मिलते हैं तो स्ट्रोम्बोली। क्या इसमें ब्लास्ट होता है? होता है। बहुत अधिक तीव्र ब्लास्ट होता है? नहीं, अभी ब्लास्ट होना शुरू ही हुआ है। सबसे कम ब्लास्ट किसमें होगा? हवाई पे। इससे थोड़ा सा अधिक ब्लास्ट किसमें हो रहा है? स्ट्रोम्बोली। तो दुनिया में कहीं पे भी अगर इस तरह का हमको वोल्केनो नजर आ गया जिसमें बस बूम बूम हो रहा है, तो उसको क्या बोल लेंगे? ये तो स्ट्रोम्बोली तुल्य वोल्केनो है। क्या ये दोनों समझ में आ गया? अब आते हैं तीसरा। तीसरा है वल्केनियन वोल्केनो। क्या नाम है इसका? एक वोल्केनो, इसका नाम ही है वोल्केनो, ठीक है। इस तरह का भी घटना घटता है, बता दें, एक डेजर्ट है, इसका नाम ही है डेजर्ट, ठीक है। वही सही, एक वोल्केनो है, उसका नाम ही क्या है? वोल्केनो, ठीक है। तो लिपारी द्वीप, ये भी भूमध्य सागर में स्थित है, ये भी इटली का हिस्सा है, ठीक है। तो लिपारी द्वीप पर एक वोल्केनो है जिसका नाम क्या है? वोल्केनो, ठीक है। वोल्केनो ज्वालामुखी, हिंदी वाले के लिए ठीक है, अंग्रेजी वाले के लिए दो बार वोल्केनो वोल्केनो बोलोगे। क्या बोलोगे? वोल्केनो वोल्केनो, ठीक है। तो एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है वोल्केनो। अगर देखा जाए तो इसमें स्ट्रोम्बोली की रेस्पेक्ट में विस्फोट थोड़ा सा क्या होता है? अधिक, क्योंकि यहाँ पर लावा अब क्या होना शुरू हो गया है? चिपचिपा हुआ गाढ़ा। यानी सबसे पतला किसमें था? हवाई में। इससे थोड़ा सा गाढ़ा किसमें हुआ? स्ट्रोम्बोली में। लेकिन इससे गाढ़ापन बढ़ गया और चिपचिपापन, जितना गाढ़ा होता जाएगा, देखे हो ना, ठीक है, जितना गाढ़ा होगा उतना ही अधिक क्या होगा? चिपचिपा। तो ये लावा जो है अब गाढ़ा और चिपचिपा होने लगा है, जिसके कारण से ये मुंह बंद कर देता है और यहीं से विस्फोट थोड़ा सा तेज हो जाता है। यानी ये यहाँ से अच्छा खासा विस्फोट होना शुरू हो गया है। तो लावा चिपचिपा व गाढ़ा होता है, इसका विस्फोट तेज होता है, और इसके बादल दिखते हैं फूलगोभी के जैसा। अब यहाँ से भी सवाल आता है कि किस वोल्केनो के बादल फूलगोभी के समान नजर आता है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखोगे। किस वोल्केनो का बादल? वल्केनियन तुल्य वोल्केनो। वल्केनियन तुल्य वोल्केनो का जो बादल है वो किस रूप में नजर आता है? गोभी के फूल जैसा। गोभी का फूल देखो ना, गोभी का फूल जी जो खाते हैं हम लोग गोभी, तो ऐसा ही नजर आता है, ठीक है। ऐसा ही गोभी के फूल के जैसा। बस एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी का बादल हमको फूलगोभी के समान दिखता है। तो वल्केनियन तुल कौन सा है? वल्केनियन। रट जाओ एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि गोभी के फूल के आकार का वोल्केनो बादल कौन सा वोल्केनो निर्माण करता है? वल्केनियन तुल्य वोल्केनो।
ये वल्केनियन तुल्य नाम किससे आया है? वल्केनो ज्वालामुखी से। किससे आया है? वल्केनो ज्वालामुखी। वल्केनो ज्वालामुखी कहाँ है? लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप कहाँ है? इटली में। कहाँ ये? इटली में। ठीक है, ठीक है। चलो अगला है विसुवियस तुल। कौन सा है? विसुवियस। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। ठीक है, तो ये विसुवियस तुल, यहाँ पे जो विसुवियस प्रकार का होगा। अब इसमें विस्फोट वल्केनियन से भी क्या होगा? अधिक। वल्केनियन से भी इसमें विस्फोट क्या होगा? अधिक। बस विस्फोट का क्रम ही बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें विस्फोट जो है वो वल्केनियन से क्या होगा? ज्यादा तेज। इसे कई बार कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्लीनियन। ध्यान देना, दो वोल्केनो यहाँ पे कंफ्यूजन अक्सर होता है, किताबों में गलत लिख देता है, ध्यान देना। इसको क्या कहा गया है? प्लीनियन वोल्केनो। प्लीनियन क्या नाम है? प्लीनियन। प्लीनियन, पिलियन नहीं, पिलियन यहाँ है, इसलिए बोले किताबों में भी गलत दिया रहता है। ये प्लीनियन है, याद रखना। विसुवियस का दूसरा नाम क्या है? प्लीनियन तुल्य वोल्केनो। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब अगला है पिलियन तुल। क्या है? पिलियन तुल। एक वोल्केनो जिसका नाम है पीली वोल्केनो। क्या नाम है? पीली वोल्केनो। और ये फ्रांस में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? फ्रांस। फ्रांस का एक द्वीप है जिसका नाम है मार्टिनिक द्वीप। कौन सा द्वीप है? मार्टिनिक द्वीप। फ्रांस का एक द्वीप है मार्टिनिक द्वीप, वहीं पर एक वोल्केनो है जिसका नाम है पीली वोल्केनो। और इस वोल्केनो में जो उद्गार होता है बहुत ही भयानक आवाज होता है। कई किलोमीटर तक इसके ब्लास्ट के आवाज जाते हैं। ठीक है, वो धुआं वगैरह हो रहा है उसको तो भूल ही जाओ, आवाज कई किलोमीटर तक जाते हैं, मतलब इतना ज्यादा जोर से ब्लास्ट होता है। और दुनिया में अभी तक जितने भी वोल्केनो देखे गए, सबसे अधिक ब्लास्ट अगर आवाज के साथ अगर पूछा जाए किसमें होता है? इसी पीली वोल्केनो में। इस तरह का वोल्केनो अगर कहीं पे भी दिखेगा तो हम उसको क्या कर देंगे? पिलियन तुल्य वोल्केनो। तो याद रखोगे, सबसे खतरनाक एवं विनाशकारी विस्फोट किसमें होता है? पिलियन तुल्य। इसकी खोज कब हुई थी? 1902 में। किस वोल्केनो में? पीली वोल्केनो में। और ये पीली वोल्केनो कहाँ मौजूद है? जो क्या नाम है जी? मार्टिनिक द्वीप, फ्रांस में अवस्थित है। ठीक है, अब ये सब पढ़ने के बाद हमको पता है कि बहुत लोग इसमें ये सब चीज नहीं पढ़े हो। ये सब पढ़ने के बाद हमको दो चीज ही अच्छे से याद रखना है पहला राउंड में। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? इसका ऑर्डर। क्या याद रखना है? ऑर्डर। सबसे कम कहाँ हुआ? हवाई द्वीप। उसके बाद स्ट्रोम्बोली, उसके बाद वल्केनियन, उसके बाद वल्केनियन, इसके बाद विसुवियस, इसके बाद पिलियन। याद रहेगा? इस ऑर्डर को अच्छे से याद कर लेना। इससे 2 ही 3 क्वेश्चन अभी तक बना है और यही रिपीट भी होंगे फिलहाल अभी। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। इसके बाद अगर पूछा जाए कि बताओ हवाई द्वीप पर किस प्रकार के वोल्केनो मिलते हैं, ये तुम्हारा लॉजिक एकदम दिमाग काम करना चाहिए। यहाँ पर जो तरल रूप में मैग्मा निकलता है इसलिए वोल्केनो बनेगा शील्ड वोल्केनो। ठीक है, इसके बाद अगर पूछा जाए कि बताओ सबसे अधिक खतरनाक विस्फोट किसमें होता है? किसमें होता है? पिलियन तुल। और इसके अलावा जो एक सवाल पूछा जाता है वो है कि किस प्रकार के वोल्केनो का बादल जो है वह गोभी के फूल के जैसा दिखता है? कौन सा? वोल्केनो। अब आ जाओ, कुछ नाम है ज्वालामुखी का। पहले जो लिस्ट हम लोग पढ़े हुए हैं उतना तो ज्वालामुखी तुमको पता ही होने चाहिए, इसके अलावे भी कुछ ज्वालामुखी हैं। अभी हम लोग जो जो पढ़े हुए हैं, क्या स्ट्रोम्बोली पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? इटली में स्थित है लिपारी द्वीप पर। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वेडोर में। अभी ये भी पूछेंगे किस प्रकार का है, रुको ना। मोना लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप। मोना लोआ हवाई द्वीप। हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? मोना लोआ। देखो 4 क्वेश्चन बताए थे, जो आज पहली बार आ रहे हो, जो नहीं अभी पढ़े हो वो सुनो। 4 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सबसे अधिक एक्टिव कौन है? पिलाऊ। सबसे बड़ा एक्टिव मोना लोआ। सबसे अधिक ऊंचा एक्टिव कोटोपैक्सी। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो। अब जो पहली बार सुन रहा है उसका दिमाग घूम रहा होगा। ठीक है, ये 4 अलग से याद करके रखना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, स्ट्रोम्बोली। और जितना नाम अभी बोले ये सारे एक्टिव हैं। कैसे हैं? एक्टिव। ज्वालामुखी बताए थे जिससे उद्गार हो रहा है लगातार, वो एक्टिव। जिसमें दो खाली धुआं छोड़ रहा है अभी, वो हो गया सुसुप्त। ठीक है, यानी सोया हुआ है, वो कभी भी जग सकता है। और जो कुछ नहीं, ना आग निकल रहा है ना धुआं छोड़ रहा है, छू के देखोगे ठंडा भी हो गया, शरीर ठंडा गया है, मतलब समझ लो प्राण बाहर निकल चुका है, उसको कहेंगे एक्सटिंग। ठीक है, चलो अब पहले ये सब रिवाइज कर लो फिर इस पर आते हैं। तो स्ट्रोम्बोली कहाँ है? इटली में। एक्टिव है कि है क्या नहीं है? है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वेडोर। कोटोपैक्सी इक्वेडोर। मोना लोआ हवाई द्वीप। विसुवियस इटली। फ्यूजियामा जापान।
फ्यूजियामा और फ्यूजिसान बोले थे, ये दोनों कहाँ है? जापान में। दोनों अलग अलग है लेकिन नाम एक ही जैसा है, पकड़ लोगे। ठीक है। उसके बाद है बेजी मियानी। ये सब कुछ अंतर पंतर भी मिलेगा और अभी और भी लिस्ट में ऐड हो रहा है, पर हम अभी वो सब पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है। इतना अच्छे से याद हो जाएगा तभी हम और नया इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ज्वालामुखी एक दो थोड़ी नहीं है, हजारों की संख्या में, सबको याद करना संभव नहीं है। जो करंट में कहीं ना कहीं चर्चे में आता है उस पर फोकस करना है, और जो बेसिक है जैसे स्ट्रोम्बोली हो गया, इटना हो गया, सब एकदम बेसिक है, ये सब याद होना चाहिए। इसलिए जो नोट्स में है इसको प्राइमरली याद करना, नहीं तब अलग अलग किताबों में तुमको अलग अलग लिस्ट मिलेगा, बेकार का याद करते रहोगे, फायदा होगा नहीं। हाँ, उसमें से कुछ अगर करंट में चर्चे में तभी हम लोग याद करेंगे, नहीं था जो बेसिक वाला है पहले फोकस करेंगे उस पर। ठीक है। तो बेजी मियानी जो है, बेज मियानी कहाँ है? ये रूस में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा इसलिए तुम्हारे नोट्स में है। फ्यूजिसान अभी तो बताया कहाँ है? जापान में। माउंट एल्ब्रुस, एल्ब्रस या एल्ब्रुस रूस में है। ठीक है, कहाँ है? रूस में। ठीक है। माउंट एल्ब्रुस कहाँ है? रूस। ठीक है। काकेशस पर्वत है रूस में, उसी पर्वत का ये हिस्सा है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। किलिमंजारो, मंजरा तंजरा बताए थे ना। ठीक है। किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका। माउंट एसो कहाँ है? जापान में। माउंट एसो जापान। एरेबस पढ़ा हुआ है तुम लोग का, अंटार्कटिका। एरोबस एरेबस अंटार्कटिका। ठीक है। अंटार्कटिका का एक द्वीप है, रॉस द्वीप, वहीं अवस्थित है एरेबस। एटना कहाँ है? हाँ, सिसिली द्वीप, इटली। ठीक है। क्राकाटोआ कहाँ है? इंडोनेशिया। ये भी पढ़ा हुआ है। कैसा है क्राकाटोआ? प्रसुप्त। ठीक है, सुसुप्त या प्रसुप्त, डोरमेंट वाला। क्राकाटोआ इंडोनेशिया। एलमिस्टी पेरू, एलमिस्टी पेरू कैसा है? पेड़ा। बताए थे कि पेड़ा है, दूध खोल तो नहीं रहा है, वो खत्म हो चुका है, लेकिन जब धूप में रखोगे तो पिघल जाता है। इसका मतलब वो है शांत, पर कभी भी एक्टिव हो सकता है। ये वाला कौन कहलाता था? प्रसुप्त। यानी जो एल मिस्टी है वो कैसा है? प्रसुप्त। ठीक है। और कहाँ है? पेरू। पेनीटूबो कहाँ है? फिलीपींस। फिलीपींस, फिलीपींस का एक द्वीप है लुजोन द्वीप। कौन सा द्वीप है? लुजोन द्वीप। अभी द्वीप वाला जब टॉपिक आएगा ना मैप में, वहां ये सब द्वीप का नाम तुम लोग को याद करवाएंगे। ठीक है। तो फिलीपींस का द्वीप हो गया, जापान का द्वीप हो गया, ये सब एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है। तो याद रखोगे। ये जो कौन सा है? पेनोटूबो है, पेनोटूबो ज्वालामुखी, ये फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में। और फिलीपींस का एक द्वीप है लुजोन द्वीप, उसी पर ये स्थित है। ठीक है। उसके बाद है देमबंद। बताए थे देव अब है क्या? नहीं, खत्म हो गया। तो ये हो गया मृत। और ये कहाँ है? ईरान में। देवबंद ईरान। पोपा मारे खाओ, पोपा म्यांमार, पापी म्यांमार। ठीक है। पोपा म्यांमार। ठीक है। देवबंद ईरान। ठीक है। कोहे सुल्तान ईरान। ये सारे क्या है? मृत। ठीक है, मृत। चिम्बराजो इक्वेडोर, चिम्बराजो इक्वेडोर, चिम्बराजो इक्वेडोर। किलाऊ, किलाउआ या किलाऊ एक ही है। किलाऊ कहाँ है? हवाई द्वीप, यूएसए। सोमेरु कहाँ है? इंडोनेशिया। सोमेरु द्वीप, सॉरी ज्वालामुखी इंडोनेशिया। स्पर कहाँ है? यूएसए। स्पर यूएसए, यूएसए के अलास्का वाले क्षेत्र में ये आता है स्पर। ठीक है। सिनाका कहाँ है? इंडोनेशिया। सिनाका इंडोनेशिया। रेनियर, सस्ता, हुड, ये तीन अलग अलग है। ये तीनों को ऐसे ही रटो। ठीक है, एक साथ रटना। जितना भी किताब देखोगे सब में एक ही जैसा दिया, तीनों डोरमेंट है और नाम एक ही जगह लिखा रहता है। अक्सर बच्चा सोचता है ये तीनों एक ही है, ये अलग अलग है। जैसे हम लोगों के यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। ये तीन अलग अलग पर्वत है लेकिन एक ही साथ है, गारो, खासी, जयंतिया। वैसे ही तीन है। कौन कौन सा? रेनियर, सस्ता, हुड। रेनियर, सस्ता, हुड, ये तीन अलग अलग डोरमेंट ज्वालामुखी है और तीनों है अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। अगर एग्जाम, इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग लिखे हैं। अगर कभी रेनियर पूछ लिया, माउंट रेनियर कहाँ है, कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा है। याद रखो एक साथ, लेकिन दिमाग में रखना तीनों अलग अलग। रेनियर, सस्ता और हुड। रेनियर, सस्ता और हुड कहाँ है? ये अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है। उसके बाद है पेरिकुटीन। पेरिकुटीन कहाँ है? मेक्सिको। पेरिकुटीन मेक्सिको। माउंट ताल कहाँ है? फिलीपींस में। माउंट ताल फिलीपींस। ठीक है। उसके बाद अलबर्ज या अलबुर्ज। ठीक है। अलबर्ज या अलबुर्ज, ये एक साथ लिखना, अलबुर्ज नहीं है, अलबर्ज या अलबुर्ज। ठीक है। अलबर्ज या अलबुर्ज। ठीक है। ये एक वोल्केनो है। कहाँ है ये? ईरान में। एक्चुअल में ये अकेला वोल्केनो नहीं बल्कि एक पर्वत श्रृंखला है। ये अलबुर्ज क्या है? ये एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। पर्वत श्रृंखला है।
और इसी पर्वत श्रृंखला में एक एक्टिव वोल्केनो, सॉरी एक सुसुप्त नहीं, डेड वाला देवबंद, अभी पढ़ाए थे ना ऊपर, देवबंद कैसा है, मृत है, इसी में अवस्थित है। कई बार ये पूछ लेता है कि अलबर्ज कहाँ है, ईरान में, कहाँ है, ईरान। तो ये एक पर्वत श्रृंखला है और इसका सबसे प्रचलित जो एक क्या बोलते हो वोल्केनो है, उसका नाम क्या है, देवबंद। तो अगर कभी पूछे देवबंद किसमें है तो बोलोगे अलबुर्ज। इसको कई बार अलबर्ज भी लिखा जाता है, ठीक है, अलबुर्ज नहीं लिखा मिलेगा तो अलबर्ज, ये दोनों एक ही चीज है, अलबुर्ज या अलबर्ज, ठीक है। इसके बाद है कौन सा है, शबनकाया। शबनकाया कहाँ है, पेरू, शबनकाया पेरू। माउंट मेरापी कहाँ है, इंडोनेशिया। और माउंट एपो कहाँ है, फिलीपींस, ठीक है। इसमें से 4-5 नाम ऐसा होगा जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन यहाँ जितना लिखे हैं ये सारे पॉपुलर है, इसलिए यहाँ वाला हमको फिर से लिखवाओ। माउंट एल्ब्रोस कहाँ है, रूस में, माउंट एल्ब्रोस रूस। पिनेटुबो कहाँ है, फिलीपींस, पिनेटुबो फिलीपींस। फिलीपींस में कहाँ, अभी तुरंत बताए होंगे, फिलीपींस में लुजोन द्वीप पर, फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर, ठीक है। माउंट सुमेरु, सुमेरु कहाँ है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। माउंट सुमेरु और माउंट मेरापी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इस पर कहाँ है, यूएसए। रेनियर सस्ता वुड कहाँ है, यूएसए। अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, ईरान में है। सिनाका कहाँ है, सिनाका इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। माउंट मेरापी कहाँ है, इंडोनेशिया। एपो कहाँ है, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस, ठीक है। फिर से रिपीट करो, माउंट एल्ब्रूस रूस, पेनुटुबो फिलीपींस, सोमेरु इंडोनेशिया, स्पर यूएसए, रेनियर सस्ता वुड अमेरिका, माउंट रेनियर यूएसए, माउंट सस्ता, माउंट वुड यूएसए, अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला ईरान, सिनाका इंडोनेशिया, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, माउंट एपो फिलीपींस। ये सब हो गया जो बेसिक में से हमको याद रखना है। और बाकी अभी रिसेंटली बहुत सारे वोल्केनो फूटे हैं इंडोनेशिया में, जिसका नाम हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं। अब करंट अफेयर्स में ये सब पढ़ोगे, कुछ ना कुछ वो हमेशा हर महीने अभी उद्गार हो रहा है किसी ना किसी वोल्केनो में, ठीक है। इसलिए करंट में हर महीने एक नाम दो नाम इंडोनेशिया का आ रहा होगा, फिलीपींस का आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी उद्गार बहुत तेजी से अलग अलग वोल्केनो में हो रहा है। और हमारा अभी ये वाला क्षेत्र जो है एक्टिव हो चुका है। इसी क्षेत्र में हमारा भी एक वोल्केनो है, हमारे यहाँ पे 2 ही एक्टिव वोल्केनो है, बैरन द्वीप। तो अगर एक मात्र पूछा जाए तो बोलोगे बैरन, एक मात्र पूछा जाए तो बैरन, और 2 पूछा जाए तो बैरन और नारकोंडम, बता देना है, इसमें नहीं है, हाँ साइड में है देखो, भारत के अंडमान में बैरन और नारकोंडम लिखे हुए हैं। कि अगर 2 पूछा जाए तो बोलोगे बैरन और नारकोंडम, और अगर 1 पूछा जाए तो बोलोगे बैरन, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, बैरन द्वीप, और अगर 2 पूछ गया तो नारकोंडम। अब ऐसा इसलिए हुआ कि बैरन द्वीप में हमको उद्गार कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, लेकिन नारकोंडम में बहुत दिनों से नहीं मिला है, पर है वो एक्टिव। इसलिए यहाँ पे 2 तरह के मत चलते हैं, कोई कहता है ये प्रस्तुत अवस्था में चला गया है, और कोई कहता है कि नहीं प्रस्तुत अवस्था में नहीं गया बल्कि ये एक्टिव है, कभी कभी इससे कुछ कुछ हमको चिंगारी नजर आता है। इसलिए हम लोग याद रखेंगे हमारे यहाँ एक्टिव 2 है, कौन कौन सा, बैरन और नारकोंडम। रिसेंटली अभी 1 महीना पहले यानी पिछले महीना बैरन द्वीप में उद्गार होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अगर अभी पूछ ले हाल ही में किस ज्वालामुखी में उद्गार होना शुरू हो गया, किसमें हुआ है, बैरन में, ठीक है। तो ये एक्टिव हो गया फिर से, ठीक है, तो याद रखोगे। अच्छा क्या, हाँ अभी अंडमान पे पढ़ाएंगे, अंडमान का 4 भाग है, उसमें पढ़ाएंगे कहाँ है, ठीक है। वो अभी अंडमान वाला टॉपिक जब आएंगे ना उसमें पढ़ाएंगे, फिर इस सबका चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ अवस्थित है, पानी पे दिखाएंगे कहाँ है, सब याद होगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चल अब इसमें से एक वर्ड और है जिसका नाम है फोसा मैग्ना। क्या नाम है, फोसा मैग्ना। इससे क्या सवाल आता है और क्यों यहाँ ऐड किए, ये है वो दरारी वाला जो शुरुआत में याद है फिशर वोल्केनो पढ़ाए थे। तो फिशर वोल्केनो का रूप ही है ये, लेकिन एग्जाम में कैसे सवाल आता है, तुमसे पूछ लेगा कि फोसा मैग्ना क्या है। ऑप्शन सुनना, फोसा मैग्ना क्या है, जापान का एक शहर है, जापान का एक वोल्केनो है, जापान का एक पर्वत है, और जापान के एक निचली भूमि दरारी भूमि है। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको फिशर वोल्केनो का हम पढ़ाए हुए और बताएं कि इसी प्रकार का, तो वो क्या मार देगा, वोल्केनो है, क्या मार देगा, वोल्केनो। पर अगर ऑप्शन में ये चीज है और ये आ चुका है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये चीज है, यह एक विशाल दरारी निचली भूमि है, तो आंसर वोल्केनो नहीं होगा, वहां आंसर क्या होगा,
एक विशाल दरारी निचली भूमि। क्यों ऐसा कहे? क्योंकि एक्चुअल वोल्केनो का रूप हम ये देखते हैं, ये वाला जब रूप होगा तभी हम इसको वोल्केनो कहेंगे, और वो वाला रूप है नहीं, ये भूमि में दरार है और उससे कभी कभी क्या निकल जाता है, लावा बाहर निकल जाता है। अगर वोल्केनो के रूप में देखोगे तो क्या हो जाएगा, फिशर वोल्केनो। क्या हो जाएगा, फिशर वोल्केनो, जो कि एक्चुअल वोल्केनो नहीं है, क्योंकि उसमें क्रेटर वगैरह कुछ है ही नहीं। इसीलिए ऑप्शन में डाल देता है कि बताओ ये क्या है, शहर है, एक ज्वालामुखी है, एक पर्वत है, या एक विशाल दरारी भूमि है। तो क्या आंसर करोगे, एक विशाल दरारी भूमि। इसलिए हम इसको अलग से लिखें। कहाँ है ये, जापान में। कहाँ है, जापान में। नोट्स में भी लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जापान का एक द्वीप है, उसका नाम है होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप है, होन्शु। कौन सा द्वीप है, होन्शु द्वीप। क्या आज का क्लास समझ में आया? जो बच्चा आज पहली बार आया उसको भी समझ में आ गया, आया होगा, क्योंकि पुराना वाला चीज ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा चीज नया था, इसलिए आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो आज यहाँ पे वोल्केनो चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे।